तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा आप जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसके किसी भी पॉइंट पे हम कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं, जैसा आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, ठीक है, या फिर आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा इस कंसेप्ट को। तो यही फार्मूला हम लोग देखेंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक जनरल कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि उसके किसी भी एक जनरल पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा। तो सपोज वी विश टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट x, y। हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर के ऊपर कोई एक जनरल पॉइंट ले लिया x, y, जिसके ऊपर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो एक पाथ की प्रॉपर्टी होता है, ना कि पार्टिकल की। किसी पाथ पर पार्टिकल चले या ना चले, किसी कर्व पर पार्टिकल चले या ना चले, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा किसी भी पॉइंट पे, वो उस पाथ की प्रॉपर्टी होगा, उस पाथ की एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होगा, ना कि उस पर चलने वाले पार्टिकल की। पार्टिकल चले नहीं चले, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी एक कर्व के किसी एक पॉइंट पर चेंज नहीं होता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो एक कर्व के एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। हर पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल सर्कल जो है वो एक ऐसा कर्व है जिसके हर पॉइंट पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो अगर हमको मान लीजिए एक जनरल कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसके ऊपर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है किसी जनरल पॉइंट x, y पर, तो वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है उसका जनरल फार्मूला है ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। ये हमारे पास में फार्मूला आता है। इस फार्मूले को ध्यान रखें। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखें। तो देखो इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमने एक जनरल कर्व ले लिया, ठीक है। ये एक जनरल कर्व है जिसका हमने एक पॉइंट ले लिया, ये ds जहाँ पे लिखा हुआ है वो एक जनरल पॉइंट है x, y, जिस पर हम निकालना चाहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ds जो है वो एक इनफाइनाइटेसिमली एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसिडर किया है इस कर्व के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये जो ds जो पॉइंट है, अगर इसका कुछ रेडियस है तो इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है लेट्स से पॉइंट c पर, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने रेफरेंस के लिए वर्टिकल से थीटा एंगल पर जा करके एक डी थीटा का एक एंगुलर एलिमेंट कंसिडर किया, जो कि ये ds एलिमेंट सबटेंड कर रहा है c पॉइंट पर, ठीक है। तो ds जो है वो पॉइंट है जिस पर हम निकालना चाहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने r माना है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने माना है c, जिस पर ये जो ds जो एलिमेंट है ये डी थीटा का एंगुलर एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिचुएशन है। अब यहाँ पे आप ज्योमेट्री से देख सकते हो कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यानी कि इस ds एलिमेंट का जो स्लोप होगा इस कर्व के ऊपर, वो स्लोप का जो एंगल आएगा वो भी थीटा आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। यानी कि अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे tan थीटा, तो हमको निकालना अब कन्वीनियंट होगा इस डायग्राम के हिसाब से। तो ये डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप अगर एक बार ये डायग्राम को समझ गए तो रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस विल फॉलो। आपको रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तब देखो यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी से ये बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा ds बाई डी थीटा के बराबर, क्योंकि हमको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन एंगल, एंगल इन रेडियंस। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, उसी को रीअरेंज करके हमने ये बना लिया। तो अगर ds जो है वो आर्क लेंथ है और d थीटा जो है उस आर्क लेंथ के द्वारा सेंटर में सबटेंड किया जाना वाला एंगल है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ds बाई डी थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे हमको ds चाहिए, d थीटा चाहिए। अगर हमको ds और d थीटा की वैल्यू मिल गई तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू भी मिल जाएगी, और ds और d थीटा को हमको रिप्लेस करना होगा dx और dy की टर्म्स में, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल फार्मूला है। तो हमको ds और d थीटा को अगर हमने dx और dy की टर्म्स में रिप्लेस कर दिया और फाइनली हमको ये फार्मूला मिल गया, यानी कि प्रूव हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ डेवलप करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहली इक्वेशन। मैं होप कर रहा हूँ ये सर्कुलर मोशन से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये जो ds एलिमेंट है इसको आप इस तरह से विजुलाइज करें कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है ये dy और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है dx, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल की फॉर्म में इस ds एलिमेंट को विजुअलाइज कर लिया है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा tan थीटा, क्योंकि ये जो ds एलिमेंट है इसका जो स्लोप है वो होगा tan थीटा के बराबर, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे से देख सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। स्लोप ऑफ ये जो टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो tan थीटा हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू tan थीटा हो जाएगी। ये जनरल मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है।
और ds की जो वैल्यू होगी ds स्क्वायर विल बी इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके अंदर हम ds को तो रिप्लेस कर ही दें। अगर हम ds को रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास में ये इक्वेशन मिल जाएगी dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय d थीटा। ठीक है, यानी कि अब हमको d थीटा को और रिप्लेस करना है dx और dy की टर्म्स में। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे अब कि ये जो dy बाई dx हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 में अवेलेबल है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो वहाँ से हमारे पास में आएगा d2y बाई dx2 विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई dx, जैसा आप जानते हैं डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीअरेंज कर लिया हमने टर्म्स को, तो वो हो जाएगा d2y बाई dx2 मल्टीप्लाइड बाई dx मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया और लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो रीअरेंज करने पे हमारे पास में ये टर्म बन गई। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम डी थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करने के लिए। ठीक है, और डी थीटा की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 5 में मिल गई है। अब इनको हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को, और हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर में ds की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी लिखी हुई थी, डी थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे और रिप्लेस कर दी। यहाँ डिनोमिनेटर में आना चाहिए था कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम न्यूमरेटर में ले गए, सेक स्क्वायर थीटा वो बन गया। सेक स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से ये बात आप जानते होंगे, है ना। तो आप एक बार यहाँ पे देखें कि किस तरीके से मैंने इक्वेशन 4 और 5 को यूज़ करके ये नेक्स्ट स्टेप लाया है। ठीक है, सिंपल मैथ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हमको पता है tan थीटा की वैल्यू dy बाई dx है, तो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी। यहाँ पे मैंने dx को कॉमन ले लिया, तो डिनोमिनेटर वाला dx कट गया, और यहाँ पे d2y बाई dx2 बच गया, और यहाँ पे ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और इसको अपन रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला डेवलप हो गया, है ना, मैजिकल सॉल्यूशन। तो ये हमने पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन कर लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले का। मैंने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट्स को फॉर्मूला तो पता होता है पर इसका डेरिवेशन पता नहीं होता, और इसका डेरिवेशन कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस आता है तो आप इसका डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं, और इस तरीके के डेरिवेशंस जानने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, अच्छा लगता है हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।